नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास बीए प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए। आपने प्रथम सेमेस्टर में अभी एडमिशन किया है और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा है, कल परीक्षा है, परसों परीक्षा है, या 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है परीक्षा। एक प्रकार से आज सुबह आप वीडियो देख रहे हैं, कल परीक्षा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे जब देखें, आप 1 घंटे पहले परीक्षा से देख करके जाएंगे तब भी आपके दिमाग में रुकेगा। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से प्राचीन इतिहास बीए फर्स्ट सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। उसके उत्तर को कैसे लिखना है ये भी आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। यानी समझाने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें रुकेंगी। ठीक है, आपकी अपनी भाषा में, सरलतम भाषा में बताने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट करता है और एक ही 2 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करके आप तक पहुंचाने का काम मात्र एक चैनल यूट्यूब पर कर रहा है, वो है शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करिए, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब जो है बहुत कम संख्या में करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं भी चाहूँ तो एक इसी टॉपिक को कम से कम मैं 10 वीडियो में, जैसे मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो को मैं चाहूँ तो इसी टॉपिक को, एक टॉपिक को मैं 10-10 मिनट में बना करके और तमाम वीडियो अपलोड कर दूं, तब भी उतना ही पैसा यूट्यूब से हमको मिलेगा। 1 घंटे की वीडियो में जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा मुश्किल से 19-20 का फर्क होता है 1 घंटे की वीडियो में। तो मैं मूर्ख नहीं हूं कि 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए बना रहा हूं बेटा कि आप पढ़ो और आपको उचित कंटेंट मिले और आपका समय नष्ट ना हो ज़्यादा। एक ही 2 वीडियो के माध्यम से आप तमाम सारी चीज़ों को पढ़ पाएँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नौकरी करते हैं, बहुत सारे ऐसी जो है महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बीए कर रही हैं, या ऐसे तमाम सारे जो है बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, रिवीजन कर मतलब कि लगातार पढ़ने वाले हैं, उनके लिए रिवीजन क्लास के तौर पर हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 2025, 26, 27, 28 सभी में आएंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री आपका अगर होता है तो आपको भारत और विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में जानना होता है। ठीक है, ये और इसी के बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने वाले हैं। पिछले 2-3 वर्षों में जहां से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को समाहित करके हमने आपके समक्ष ये वीडियो लाई है। आइए देखते हैं, यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरीय में कुछ ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड, देखिए पिरामिड की आकृति बेटा कुछ इस तरीके से होती है। पिरामिड, ठीक है, ये होते हैं आपके पिरामिड। पिरामिड एक त्रिभुजाकार एक बड़ी आकृति होती है। ठीक है, ऐसे पिरामिड बेसिकली मिस्र वगैरह में बनाए जाते थे। पिरामिड का उद्देश्य होता था कि यहाँ पर जो फाराओ या उनके जो राजा होते थे, उन्हीं की जो मूर्तियाँ, मतलब कि उन्हीं का जो शव होता था उसी को दफनाते थे। कहने का मतलब इसी में चुनवा देते थे मम्मी बना करके, ताकि उनको विश्वास रहता था और उनके साथ साथ और तमाम प्रकार के जो सेनापति या जो उनके दास या जो सेवक हैं उनको भी मार करके उनको भी उसी में चुनवा देते थे, मम्मी में। और मम्मी एक पत्थर लाश के ऊपर लगा देते थे। ठीक है, इस तरीके से प्रथा थी। ऐसे ही आप देखते हैं गीजा का पिरामिड बड़ा फेमस पिरामिड हुआ है। तो पिरामिड बेसिकली बहुत बड़े बड़े पिरामिड गीजा में, मतलब कि गीजा का पिरामिड सबसे बड़ा है, आपको देखने को मिलेगा। मिस्र की सभ्यता में पिरामिड आकृति बनती थी, मम्मी की व्यवस्था थी। मतलब मम्मी, जैसे इनका मान्यता ये थी कि व्यक्ति मरने के बाद में शरीर में, अपने शरीर में फिर दोबारा वो जीव जो होता है, आत्मा, वो फिर से शरीर में आती है। तो इसी उद्देश्य से ये लोग सोचते थे कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे राजा महाराजा हो गए, या कोई बहुत ही खूबसूरत कोई जो है लड़की हो गई, या कोई बहुत ज़बरदस्त जो है वैज्ञानिक हो गया, या कोई विद्वान हो गया, मतलब जिसका समाज में ज़्यादा एक प्रकार से इसे क्रेज़ है, जिसको लोग खोना नहीं चाहते हैं, तो जब उसका देहांत हो जाता था तो ये लोग उनकी देह को, उनकी शरीर को पत्थर में चुनवा करके एक सेफ्टी तरीके से उनकी जो लाश होती थी उनको सेफ रखते थे कई वर्षों तक। और मान्यता यह थी कि लाश में जीवात्मा पुनः लौट करके आती है और जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो इसी के तरीके से पिरामिड बनते थे, तो उसमें एक प्रकार चीज़ें होती थी।
समझे क्या है। गीजा के पिरामिड मिस्री कला, मिस्री कला मतलब होता है मिस्र की कला। मिस्र की कला जो है आप देखते हैं मिस्र की सभ्यता है। मिस्र कहाँ पड़ता है? मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। मिस्र बेटा अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। मिस्र चूंकि उस एरिया में पड़ता है जहाँ पर कुछ नहीं था, रेगिस्तान टाइप का था, लेकिन उसी नदी एक बहती है उसी जगह पर, उसका नाम है नील नदी। इसीलिए नील नदी बहती है चूंकि उस वीरान इलाकों में जहाँ एक फूल पाती नहीं उगती थी, वहाँ पर एक प्रकार से हरा भरा पूरा मौसम हो गया, एक सभ्यता का विकास हो गया जो मानी जानी सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। उस सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ बेटा। तो ये एक प्रकार से कोई ना कोई एक मान सकते हैं कि एक चमत्कार है कि मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी का वरदान है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी का वरदान है। नील नदी जो है वो बड़ी फेमस नदी है, बड़ी नदियों में से एक है, और उसी की वजह से उसी की नदी घाटी में सभ्यता फैली, इसीलिए इसको नील नदी घाटी सभ्यता भी आप कह सकते हैं, या आप मिस्र की सभ्यता कह सकते हैं। जैसे सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दुनिया की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ, क्योंकि नदियों से एक प्रकार से जल की सुविधा हो जाती है, भोजन पानी मिल जाते हैं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था सब हो जाती है। क्योंकि नदियों के इलाके जो होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, इस वजह से खेती करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कई मामलों में जो है नदियों किनारे लोग बसते थे। मिस्री कला की अमूल्य निधि है कौन? गीजा का पिरामिड। गीजा वहाँ के मतलब सबसे बड़ा पिरामिड है। यहाँ के एक पिरामिड की ऊंचाई लगभग 480 फीट है। कितने फीट है बेटा? 480 फीट ऊंचाई की जो है पिरामिड बनती थी, ठीक है। और इसकी एक भुजा जो है, मतलब कि गीजा के पिरामिड की एक भुजा 775 फुट की है। 775 फुट एक लंबी भुजा। जैसे कि पिरामिड है तो भुजा, इसकी ऊंचाई तो मान लीजिए ऊंचाई कहाँ से निकलेगी? ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये ऊंचाई हो गई ये वाली, इसकी भुजा ये हो गई, ठीक है। तो ये भुजा हो गई बेटा। तो इसकी भुजा जो है वो 775 फुट लंबी है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात की तो 480 फीट की लंबाई है, ठीक है। भुजाएं चूंकि इसलिए लंबी हो गई चूंकि ये कर्ण होती है तो दूर तक गाती हैं, ठीक है। लंबाई मतलब ऊंचाई इसलिए थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पर, चूंकि एक प्रकार से आप देखिए यहीं से यहीं तक इसकी ऊंचाई है। लंबाई इसकी क्यों ज़्यादा हो गई ऊंचाई की? इसकी क्या बोलते हैं इसकी 480 वाली, तो क्योंकि ये एक प्रकार से ये ज़्यादा है। देखिए लंब, कर्ण और स्क्वायर आपने सुना होगा, लंब ठीक है, कर्ण और आधार, ठीक है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, क्लियर, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इसकी भुजा 775 फुट लंबी है। यह 13 एकड़ भूमि में बना हुआ है, 13 एकड़ भूमि में बना हुआ है। 1 एकड़ में बेटा कितने बीघे होते हैं? 1 एकड़ में 5 बीघा खेत होता है, ठीक है। अब 5 13 5 65 यानी 65 बीघा में गीजा का पिरामिड बना रहा। कितने बीघा में? 65 बीघा में बना रहा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें 2.5 टन भार के 13 लाख पाषाण खंड लगे हैं। 1 टन में बेटा 40 किलो होता है। कितने किलो होता है? 1 टन में 40 किलो होता है। तो 2.5 टन के यानी कि 4 4 4 8, और यानी कि लगभग 1 कुंटल के एक मतलब लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा मान्यता है। ये इतनी चतुरता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड़ की चौड़ाई 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है। यानी जो जोड़, जैसे मंदिर राम जी का जो मंदिर बना है सेम ऐसे जुड़ाई आप मान सकते हैं कि उसमें कोई मसाला और ये सीमेंट है उसको घोर करके 4 1 का मसाला नहीं लगाया गया है, वो बना दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर गोयल एक बड़े ज़बरदस्त विद्वान है, कहते हैं कि आधुनिक युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसे भवन बनाने योग्य दक्षता यानी क्षमता होती है, कैपेसिटी नहीं है कि गीजा के पिरामिड जैसे आज के मिस्त्री बना पाएँ। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। वो कहते हैं कि गीजा के विशाल पिरामिड को 1 लाख व्यक्तियों ने 20 साल में बनाया था। यानी 1 लाख व्यक्तियों ने मिलकर के 20 साल में गीजा के पिरामिड का निर्माण किया था। अब ये प्रश्न जितना मैंने आपको समझाया, आप लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखें। नील नदी क्या है? नील नदी चूंकि मिस्र की सभ्यता जो बसी है नील नदी की वजह से ही बसी है, ठीक है। नील नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई। नील नदी ने मिस्रवासियों को जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में तथा प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरे हिसाब से अगर मिस्र की मतलब सभ्यता आज वर्तमान में जानी जाती है तो नील नदी की वजह से ही जानी जाती है। इसी कारण से यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस जो इतिहास के पिता है, उन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान भी कह डाला।
नील नदी ने केवल रेगिस्तान के विकास को ही नहीं रोका बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों से भी मिस्रवासियों की रक्षा करी। यानी मिस्रवासियों की नदियां रक्षा भी करती, चूंकि नदियों, जैसे आप देखते हैं नदी पार करने में सैनिकों की बड़ी हालत जो है दुविधा में पड़ जाती। नदियों को पार करना कोई मुश्किल बहुत वो काम नहीं था पहले कि आजकल पुल बना लिए और पुल से ऊपर से निकल गए। पहले नदियों में घुस करके लोग पार करते थे, नाव से पार करते थे, उसी में बह जाती थी सीने के सीना। ठीक है, नदियों में बहाव ज़्यादा होता था, इस वजह से एक प्रकार नदियाँ जो है बाह्य आक्रमणकारियों से रक्षा भी करती हैं, साथ ही साथ में जीवन के लिए एक अनुकूल वातावरण भी देती हैं, ताकि बच्चा मतलब कि लोग जो हैं जीवित रह पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को, अच्छे तरीके से उनका जीवन यापन हो पाए, कई सारी चीज़ें। तो ये नील नदी जो है इसीलिए इसको वरदान कहते हैं मिस्र का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अखनाटन। अखनाटन क्या है? देखिए, मिस्र के साम्राज्य युग में अमेनहोतेप चतुर्थ उर्फ अखनाटन मिस्र का अधीश्वर बना। यानी कि साम्राज्य युग जब चल रहा था अगर जो है मिस्र में, तो अखनाटन नाम के एक राजा हुए या एक शासक हुए हैं, उनका नाम था अमेनहोतेप चतुर्थ। अमेनहोतेप नाम के और भी राजा हो चुके हैं, इसी वजह से चतुर्थ इनके नाम के पीछे लगा। अमेनहोतेप चतुर्थ इनका नाम था, अखनाटन भी इनको कहा जाता था, मिस्र के अधीश्वर बने। यह संभवतः शांति प्रिय रहे। अखनाटन जो थे शांति प्रिय रहते थे, चिंतनशील थे, यानी विद्वान थे, हर बात पर मनन चिंतन करते थे, स्वतंत्रवादी परिष्कृत मनोवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी किसी का कोई दबाव नहीं था, एक शुद्ध सपाट व्यक्ति थे। अपनी चिंतनशीलता व धर्म की गंभीर मीमांसा करने के उपरांत उसे विश्वास हो गया कि धार्मिक क्षेत्र में सुधार की अतीव माने बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में सुधार करना है। मिस्र के एक शासक के रूप में ये थे। अतएव यानी उसके बाद में बहुदेववाद, बहुदेव मतलब कि कई सारे देवी देवताओं को मानने वाली विचारधारा को बहुदेववाद कहते हैं, उसकी पुनः पद्धति का उन्मूलन किया। उन्मूलन मैंने खात्मा किया बहुदेववाद को, और एकेश्वरवाद की स्थापना किया। एकेश्वर मतलब कि एक ही सत्ता है जो सभी को चलायमान करती है। एकेश्वरवाद की स्थापना कर इस प्रकार मिस्र की धरती पर धार्मिक क्रांति का बीज बो दिया। यानी कुल मिलाकर के बहुदेववादी जो पद्धति मिस्र की सभ्यता की एक प्रकार से धार्मिक विशेषता थी, उसको खत्म करके एकेश्वरवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अखनाटन नाम के शासक का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे बेटा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला व्यक्ति आपका आ गया कन्फ्यूशियस। इसके बारे में बताएं, कन्फ्यूशियस कौन है? ये भी बड़ा फेमस जो है शासक हुआ है, विद्वान भी है। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था 560 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 560 साल पहले का जन्म हुआ था कन्फ्यूशियस का। किस प्रांत में? सांतुंग प्रांत में हुआ था, चीन में पड़ता सांतुंग प्रांत। सांतुंग प्रांत के लू नामक ग्राम में, लू नाम का एक ग्राम पड़ता है सांतुंग प्रांत में, वहीं पर कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। युवावस्था यानी अपनी जवानी में उसने एक विद्यालय खोला, यानी कि एक स्कूल का निर्माण किया और छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसके विद्यालय में 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते, यानी 3000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। कुछ वर्षों के बाद में कन्फ्यूशियस को चंगंतु नगर का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया, यानी डीएम बना दिया गया इसको, चंगंतु प्रांत का। उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण अन्य नगर के मजिस्ट्रेट उससे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ठीक है, उसका अंतिम दिन बड़ा कष्ट में बीता तथा 62 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? कन्फ्यूशियस की। तो ये कन्फ्यूशियस था, चीन की सभ्यता से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, पगोडा। पगोडा के बारे में बताएं। देखिए, पगोडा जो है चीनी स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। पगोडा आप देखते हैं एक मंदिर या घर टाइप का होता था जिसमें कई तल्ले के महल होते थे। आप नेपाल या तिब्बत या चाइना में जाएंगे तो ऐसे घर आज भी आपको कुछ दिखाई पड़ेंगे। पगोडा एक पवित्र मीनार जैसी होती है, एक ऊंचे पतले पिरामिड से मिलता जुलती एक प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है। इसके 6 या 7 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 6 या 7 जो है, जैसे कि आप देखते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके से पार्स ये। ठीक है, मतलब ऐसे तुम्हारा ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा बने होते हैं। आप जाएंगे नेपाल वगैरह में तो आपको दिख जाएगा। तो 7 या 6 पार्स होते हैं और इसकी प्रत्येक मंजिल के ऊपर विशिष्ट प्रकार की एक छत होती है, जो कि इसे लंबी, जैसे बागेश्वर बाबा की टोपी देखे हैं, लंबी से थोड़ी आगे निकली रहती है, ठीक उसी प्रकार से।
कोई कोई पगोडा 15 मंजिलों का भी होता था। जब चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो वहाँ अनेक बौद्ध मंदिर भी बनने लगी। ठीक है, इसके बाद ये है एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या ऐसे ही और 2-3 वीडियो का जो मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास और इसकी 3-4 वीडियो की जो है ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, तो एसएमएस करें 9161936062 पर। इस नंबर पर आप एसएमएस करिएगा। ठीक है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए जो है यहाँ पर एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। उसके बाद में इसका पीडीएफ आपको, इसका क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। आपकी परीक्षा चाहे एमसीक्यूज़ बेस्ड हो रही हो, ठीक है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। और आपके लिए तुरंत व्यवस्था की जा रही है जनवरी के आसपास में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी यही प्राइस रखी गई है। तो जिन बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में भी ज्वाइन होना है तो वो भी एसएमएस कर सकते हैं। उनके लिए भी ग्रुप में बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो ग्रुप से आपको ऐड कर देंगे और जनवरी से क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी तो तुरंत आपको एक प्रकार से उसी ग्रुप में सारी क्लासेस या इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना है तो भी एसएमएस करें, फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ना है तो भी आप एसएमएस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका, सिंधु घाटी का धर्म बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, ठीक है, बताएं। उत्तर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग संभवतः एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, यानी कि एक ईश्वरवाद यहाँ पर था। इसे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे, यानी कि विश्व को एक प्रकार से बनाया है उस शक्ति ने जिसको मानते थे। इसे परम शक्ति के 2 स्वरूपों की कल्पना उनके मन में ज्ञात होती है, एक है परम पुरुष और दूसरा है परम नारी। यानी एक परम पुरुष था और एक परम नारी जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कालांतर में समय बीतने के बाद में विकसित हिंदू धर्म की पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही द्वंद्वात्मक धर्म ज्ञात होता है। यानी कि यही जो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पुरुष और नारी है, यही अर्ध नारीश्वर के रूप में भगवान शंकर के रूप में सामने आते हैं। वे शिलाखंडों, विशाल वृक्षों और पशुओं में आत्मा का निवास मान करके उनकी पूजा करते थे। आज भी आप देखते हैं हम लोग तुलसी के बिरवा का पूजा करते हैं। तुलसी दिवस भी आज के दिन पड़ता है आपका, ठीक है, तुलसी। और आज के दिन आप देखते हैं क्रिसमस डे भी पड़ता है, क्लियर। तो विशाल वृक्षों तथा पशुओं में आत्मा का निवास मान करके उनकी पूजा करते थे। इससे यह इंगित होता है कि वे बहुदेववादी थे, यानी कि बहुदेववादी थे लेकिन एक सत्ता में विश्वास रखते थे। ठीक है, कई देवी देवताओं की पूजा जरूर करते थे लेकिन एकेश्वरवाद की परंपरा थी, उसी से सब मानते थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, लोथल का गोदी बाड़ा क्या है। देखिए, लोथल एक स्थान है, वहाँ पर एक गोदी माने होता डाक यार्ड या एक विशिष्ट प्रकार का भवन होता था। यह लगभग 48.5 मीटर लंबा, 42.5 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना हुआ था। कौन? गोदीबाड़ा। ठीक है, इस भवन की बनावट शतरंज के खानों की तरह थी। शतरंज माने जो चेस का खाना होता है उसी तरीके से। यह कच्ची ईंटों के 12 चौकेर तथा ऊंचे चबूतरे मिले हैं यहाँ पर, जो 4-4 की 3 पंक्तियों में बटे हुए हैं। इनके बीच में लंबी लंबी गलियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रश्न है गिलगामेश साहित्य के क्षेत्र में बेबीलोनियन की सभ्यता की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने विश्व के प्रथम महाकाव्य की रचना करी, किसने? गिलगामेश ने। इसका नाम है गिलगामेश। ठीक है, गिलगामेश एक एरेक राज्य के प्रथम राजवंश का 5वां शासक था। इसने एक प्रकार से बेबीलोनियन वासियों ने उसके साहसपूर्ण कार्यों की गाथाओं को एक सूत्र में पिरो करके महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में सृष्टि, रचना और प्रलय के संबंध में जानकारी बताई गई और तमाम प्रकार की रोचक कथाएं गिलगामेश नाम के महाकाव्य में वर्णित है। तो गिलगामेश जो है एक शासक थे बेबीलोनियन सभ्यता के, और उन्हीं के नाम पर उनके जो है बेबीलोनियन के वासी थे, तमाम विद्वान थे, उन लोगों ने एक प्रकार से इनके द्वारा तमाम प्रकार के नियम कायदे थे या उन्होंने जो चीज़ें बताई थी उनके बारे में पूरा विस्तार से लिखा, उसका संकलन करके प्रस्तुत किया एक महाकाव्य के रूप में। उन्हीं के नाम पर उसको शीर्षक दिया गया गिलगामेश। ठीक है, गिलगामेश इनका नाम था और गिलगमेश जो है इनका
जो है उसका नाम एक मतलब गिलगमेश एरेक राज्य के थे। एरेक राज्य के प्रथम राजवंश के 5वें शासक के रूप में जाने जाते हैं गिलगमेश। तो गिलगामेश उन्हीं का एक महाकाव्य था। अगला क्वेश्चन आ चुका है अभिलेखों के प्रकार। अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो जैसे पत्थरों पर लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर तांबे पर लिखे गए ताम्रलेख, अभिलेख, ऐसे तमाम प्रकार के, पाषाण लेख, ठीक है, स्तंभ लेख। तो ये अभिलेख कई प्रकार के होते हैं जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलने में मदद मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है। सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों को निम्नलिखित प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि व्यापारिक अभिलेख। व्यापारिक अभिलेख में व्यापारियों से रिलेटेड चीज़ें लिखी रहती थी, व्यापारिक नियम कायदे लिखे रहते थे राज्य के। तांत्रिक अभिलेख में तंत्र मंत्र जादू टोना लिखा रहता था। धार्मिक और शिक्षात्मक अभिलेख में शिक्षा या धर्म की कोई बातें, कोई प्रचार प्रसार करने के लिए कि भाई ये काम आपके लिए करना चाहिए, शिक्षा या कोई थॉट वगैरह लिखे रहते थे। शासन संबंधी अभिलेख में शासन के नियम कायदे कि भाई आप ये काम करोगे तो आपके लिए इस प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाएगी, तो या ये कानून है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है, तो इस तरीके से बोर्ड लगे होते थे। प्रशस्ति परक अभिलेख। प्रशस्ति मतलब होता है कि जिसमें किसी की बढ़ोतरी या किसी उस समय के राजा के बारे में एकदम से वीरगाथा, से प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो प्रशस्ति राजा के उस समय के समकालीन राजा जो उस समय शासक होता था उसकी गुणगाथा होती थी, ठीक है। पूजा या समर्पण परक अभिलेख, जिसमें पूजा के नियम कायदे होते थे, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें। दान संबंधी अभिलेख भी होता था कि दान वगैरह कैसे करना होता है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, सारी चीज़ें। स्मारकीय लेख होता है स्मारक पर। साहित्यिक अभिलेख होता है जो साहित्य के बारे में बताता है, ठीक है। स्मारकीय मतलब जो स्मारक के बारे में बेसिकली जानकारी देता है। तो इस तरीके से अभिलेख के प्रकार ये होते हैं प्रवृत्ति की दृष्टि से अगर देखें तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मृदभांड। मृद माने होते मिट्टी और भांड माने होते बर्तन, ठीक है। और मृद भांड मिला लो तो क्या होगा, मिट्टी का बर्तन। क्लियर। तो मृद भांड क्या है, मिट्टी का बर्तन होता था पहले। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जो कि एक प्रकार से आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिसको खोजा गया है, जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिनकी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा वहाँ से जानकारी निकाली जाती है, कितने साल पुराने हैं, कैसी विशेषताएं रखते हैं, तो सारी चीज़ें वो मिलती हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में मृद भांडों से भी अत्यधिक जानकारी मिलती है। मिट्टी के बर्तन जो हमको मिले हैं उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, कोई रंगीन है, कोई किसी पर चित्रकारी की गई, तमाम प्रकार की। ये पुरातत्व की प्रयोगशाला या वर्णमाला के नाम से भी जाने जाते हैं मृदभांड। मृदभांडों में चित्रित धूसर मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड यानी काला लाल थोड़ा सा, गेरुए रंग का मृदभांड, ठीक है, बर्तन, और उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, ये तमाम प्रकार के बर्तन मिले हैं। विभिन्न सांस्कृतिक स्तर के ज्ञान में हमारी सहायता करते हैं। मृदभांड इतिहासकारों को किसी अन्य स्रोत की भांति युग विशेष एवं स्थल विशेष के अतीत प्रायः सभी पक्षों, खास करके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पर प्रकाश डालते हैं। मिट्टी के बर्तन। प्रोफेसर बीबी लाल कहते हैं कि मृदभांड अत्यंत महत्वपूर्ण कुंजी होती हैं, कुंजी माने चाबी, जिसके द्वारा भूतकाल यानी कि जो बीत गया है उसके अनेक रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है जो अब तक अज्ञात था। तो मिट्टी के बर्तन के मिल जाने से उन तमाम प्रकार के रहस्यों का पर्दाफाश हम कर सकते हैं अतीत के, जो आज तक हमको नहीं पता था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, मिस्र नदी को नील का वरदान क्यों कहा जाता है? किसने कहा था? हेरोडोटस नाम के इतिहासकार, जो कि पहले इतिहास लेखक भी माने जाते हैं और इतिहास के जनक भी उन्हीं को माना जाता है। हेरोडोटस, उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। तो मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि मतलब कि जहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर चावल, रुई और गन्ने की खेती प्राचीन काल से की जाती है। इसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ है। उपजाऊ इसलिए चूँकि नदी के बीच में है, ठीक है। अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें यहाँ पर पैदा करना कठिन नहीं होता है, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ भी आती थी। इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना भी करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसीलिए वजह से आप देखते हैं यूपी और बिहार की भूमि में ज़्यादा या पंजाब की भूमि में बाढ़ वगैरह आते रहते हैं। इस वजह से यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। बाढ़ में जो पानी आता है जो वो अपने साथ तमाम उर्वरा शक्ति को भी बहा करके लाता है। जब वो पानी आपके एरिया में कुछ दिनों तक भरा रहता है तो उससे ज़रूर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे।
फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दे दी गई। मिस्रवासियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील नदी पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। प्राचीन मिस्रवासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा की भावना थी तथा वे एक देवता के रूप में नील नदी की पूजा किया करते थे। इसीलिए इतिहास पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, जो कि बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से अपने यहाँ पर हम गंगा नदी को माता जी कह करके पूजा करते हैं, उनको एक प्रकार से बोलते हैं कि गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हम माँ गंगा सरस्वती सभी नदियों का सम्मान करते हैं, नहाते हैं, नदियों को पार करने से पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनमें जल में जा करके एक आध दो सिक्का फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि एक प्रकार से जब हम ये सब चीज़ करते हैं तो मतलब कि ये है कि उनकी हम मर्यादा का हनन नहीं कर रहे हैं। राम जी इतने पावरफुल थे, वो चाहते तो सागर वागर का पूछना पड़ता उनको कि भाई हम तुम्हारे ऊपर पुल बनाएंगे या हम तुमको पार कर रहे हैं। नहीं, पार करने से पहले आप किसी की मर्यादा नहीं भंग कर सकते। जैसे हम पार करने जा रहे हैं तो सागर की मर्यादा खत्म हो जाती वहीं पर। ठीक है, या नदी को पार करना पाप माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथ में। ठीक है, समुद्र को पार करना पाप माना जाता था। इसी वजह से पहले राम जी ने सागर से विनती करी, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। क्या कहते हैं, ए लक्ष्मण ले आ मेरी धनुष बाण, कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बाण ले आओ मेरा। बाण और सरासन, सरासन माने होते धनुष। लक्ष्मण बाण सरासन, हे लक्ष्मण मेरे धनुष और बाण ले आओ। कि संधान्यो प्रभु बिसिख कराला और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जैसे भगवान राम बाण संधान करीन, लगाइन मंत्र चले लाग, बाण संधान होए लाग भैया। अस्त्र का आपने ध्यान किया, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने तुरंत उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, अंदर से सागर की लहर जो ठंडी रहती थी दहकती हुई उससे से अग्नि उत्पन्न होने लगी। पूरा सागर जो था वो एकदम से लहूलुहान हो रहा था, जीव जंतु मरे जा रहे थे। ऐसे में सागर जो था तिलमिलाया हुआ था। सारे जीव जंतु सागर के पास पहुंचे। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, जाइए, कोई आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, बाहर निकलिए। तब सागर आता है, क्या कैसे, भरी मनगन नाना, तमाम प्रकार के गहना जवारा थीरा। उसको लगा कि कोई दूसरा बैठा हुआ है और कोई जो है वो कोई आ गया राक्षस वगैरह, तो उसको ये सब दे देंगे तो चला जाएगा, कोई राजा महाराजा होगा। भगवान राम के समय ले जा, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस। मुझे तो बस समुद्र में पुल बनाना है। तो उसने खुद ही कहा, तो उसी पे चौपाई आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि मैं तो एक प्रकार से इस तरीके की हूँ, मुझे शिक्षा का पात्र है, मैं नहीं समझ पाया, या मैं दंड का अधिकारी हूँ चूँकि मैंने आपके लिए ऐसा किया। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये चौपाई आई थी जिसको लेकर के बतंगड़ बनाया गया था। ठीक है, बहरहाल दूसरा पॉइंट था। तो ये चीज़ें हैं क्लियर। तो समुद्र को पार करना, नदियों को पार करना एक माना जाता है कि भाई हाँ धर्म का उल्लंघन हो रहा, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा, इस वजह से जो उसका रिस्पेक्ट करके पार करना चाहिए। फाहियान कौन था? देखिए, चीनी यात्री था फाहियान, भारत में भी आया था। चीनी यात्रियों के साथ 399 ईस्वी में चीन से चल करके भारत आया था ये फाहियान। 414 ईस्वी में वापस लौटा। इस समय यहाँ गुप्त वंश का शासन चल रहा था और बहुत ही पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। इसने स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश किया था और समुद्री मार्ग से वापसी करी थी। इस अवधि में उसने अनेक बौद्ध तीर्थों और ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएं करी। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण से फाहियान ने राजनीतिक विषयों को अपने वर्णन का विषय नहीं बनाया। फाहियान जो भी लिखता है वह एक प्रकार से केवल धार्मिक पॉइंट पर अपनी नज़र डालता है। यहाँ तक कि इसने भारतीय शासक का नाम तक नहीं लिखा है, बस केवल धर्म के बारे में यहाँ पर लिखा। तो फाहियान बेसिकली धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए धार्मिक इतिहास के बारे में भारत की जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नदी घाटियों में सभ्यता के उदय के क्या कारण थे? ऐसा क्या कारण था कि नदी घाटियों में सभ्यता का विकास हुआ? देखिए, नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध रहती थी, पहली बात।
नदियों से नहरें निकाल करके खेतों में सिंचाई की जा सकती थी। तीसरी बात नदियों की घाटियों में मनुष्य को अपने पालतू पशुओं के चरने के लिए घास उपलब्ध थी। इसके अलावा नदियों में नावों के द्वारा मनुष्य यात्रा कर सकते थे तथा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती थी उनको। इसके अलावा ईंट बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध हो जाती थी, जिससे मकान बनाना सुगम हो गया था। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की जो है जीवन के अनुकूल यहाँ पर चीज़ें होती थी। इस वजह से जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ नील मतलब कि नदी घाटियों में ही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न उत्तर वैदिक। उत्तर माने बाद में, वैदिक माने वैदिक काल के। तो उत्तर वैदिक काल युगीन सिक्के यानी उत्तर वैदिक काल के जो सिक्के हैं वो कैसे थे। उत्तर वैदिक युग में मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल का उल्लेख अवश्य मिलता है। ये सब सिक्कों के प्रकार हैं। निष्क का उल्लेख पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। शतनाम दक्षिणा के रूप में सुवर्ण का उल्लेख किया गया है। कृष्णल रत्ती को कहते हैं तो है रत्ती भरने, तो कृष्णल को रत्ती कहते हैं। पाद का उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है कि दान के रूप में जो है पाद दिया जाता था। इसके अलावा आप देखते हैं सतनाम में जो है निष्क के बारे में। ठीक है, इस तरीके से ब्राह्मण जो है पंचविश ब्राह्मण में निष्क के बारे में पता चलता है। सतनाम जो है दक्षिणा के रूप में सोना दिया जाता था ब्राह्मण वगैरह को। ठीक है, इस तरीके से होता था। तो ये उत्तर वैदिक कालीन के सिचुएशन। हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में बताएं। हड़प्पा एक स्थान है, बड़ा स्थान है, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा की सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय पुरातात्विक स्रोतों को कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका सर्वप्रथम ज्ञान 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुआ। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिन व्हीलर जैसे ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करी और इन विद्वानों ने वहां मिले भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया। चूँकि इन अवशेषों पर लिखे शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हड़प्पा के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए शिल्प अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से हमको लिपियाँ मिली हैं उन लिपियों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, चूँकि वो लिपियाँ थोड़ी सी चित्रात्मक है या ऐसी हैं कि उसको पढ़ना मुश्किल है अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक कालीन राजा के बारे में बताएं। देखिए, राज्य का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था वैदिक काल में, जिसका पद वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का लड़का ही राजा बनता था। ऋग्वेद से, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि कभी कभी राजवंश में से ही किसी व्यक्ति को चुन करके राजा बनाया जाता था, यानी कभी कभी राजा का लड़का अगर नहीं होता था तो राजवंश से ही कोई राजा बनाया जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र और सम्माननीय कार्य था शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना। जनता की इससे बदले में राजा के प्रति भक्तिभाव रखती थी। राजा चूंकि रक्षा करता था, इस वजह से राजा को लोग भगवान के रूप में भी मानते थे, भगवान का एक चेला या भगवान का एक प्रतिनिधि के रूप में। राजा को कर देती थी जनता, जिसे बलहित कहते थे। बलहित किसको बोलते थे? जो राजा को कर देती थी जनता। राजा मतलब कि निरंकुश नहीं होते थे। राजाभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की उनको शपथ लेनी पड़ती थी कि हम प्रजा के हित में ही काम करेंगे, प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख रूप से पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे, जो राजा के दरबार में बैठे रहते थे और उनके एक प्रकार से मामलों में राजा जब भी कहीं पर अटकता था, उसको किसी मुद्दे पर कोई सलाह लेनी पड़ती थी तो राजा से मतलब कि इन सभी मंत्रियों से या पुरोहित से पूछा करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक स्थान है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और बहुत ही फेमस स्थान है, इस वजह से इस पर मूवी भी बन चुकी है। और साथ ही साथ में इसका सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदाड़ो की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों स्थान बड़े फेमस रहे हैं। मोहनजोदाड़ो में भी एक गढ़ी का अवशेष मिला है जो 10 मीटर से 20 मीटर ऊँचे कृत्रिम पहाड़ी पर निर्मित की गई थी। नदी की बाढ़ से रक्षा के लिए इसके चतुर्दिक ऊंचा बांध बना था, जिसकी चौड़ाई लगभग 21 मीटर थी। गढ़ी के दक्षिण पूर्व किनारे पर पक्की ईंटों से निर्मित एक ठोस बुर्ज उपलब्ध हुआ है। मोहनजोदाड़ो की गढ़ी के दक्षिण जो है वर्गाकार रूप में 47.43 मीटर 20 स्तंभों पर टिका हुआ भवन का अवशेष कई संभावनाओं को बताता है, इंगित करता है। 5-5 की 4 पंक्तियों में 20 स्तंभ आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें मतलब 5-5 के स्तंभ में बने हैं 20 ठो।
चौकियाँ भी बनी हैं जो संभवतः बैठने के उपयोग में लाई जाती थी। एक बड़ी चौकी पश्चिम दिशा के मध्य में बनी थी। तो इस तरीके से आप जब मोहनजोदड़ो नाम की एक मूवी है, ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, ठीक है, उसको देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के प्रेमी हैं तो उस मूवी को आप छोड़िएगा मत, देख लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति, देखिए हड़प्पा का जो कल्चर था कैसा था। देखिए इस सभ्यता में 3 मत हैं, इस सभ्यता मतलब इस संबंध में 3 मत हैं। प्रथम मत में लक्ष्मण संवत वत्स के ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना कि जो आर्य थे वही सिंधु सभ्यता के निर्माण करता है। द्वितीय विद्वान मानते हैं कि गार्डन चाइल्ड के ने सुमेरियों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना कि जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। तीसरे मत में जॉन मार्शल है, उन्होंने कहा द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता। द्रविड़ माने कौन होते हैं? द्रविड़ माने जो एक प्रकार से नीचे दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं, द्रविड़ियन, ठीक है, द्रविड़ वालों ने बनाया। और फिर उसके बाद में आर्य जो मध्य एशिया से है उन्होंने आक्रमण किया इन पर, और आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या द्रविड़ लोग थे उनको बंदी बना लिया, दास बना लिया, कुछ लोग बताते हैं, तो वो एक प्रकार से शूद्र कहलाए। और 3 जो आर्य लोग थे ये वर्ण में ऊंचे हो गए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका निर्माण हुआ। इस तरीके से बड़ी अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तमाम जो है मत या तमाम चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बिमल चंद पांडे कहते हैं कि भूमध्य सागरीय सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक बहुसंख्या में थी, इसी जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया। तो इस तरीके से हड़प्पा संस्कृति जो है इसमें कुछ इस तरीके की बात बताई जाती है। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस, देखिए विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस 484 ईसा पूर्व से लेकर के 425 ईसा पूर्व के आसपास इनका जो है मृत्यु होता है, और 484 ईसा पूर्व में जन्म। इन्होंने यूनान पर ईरानी आक्रमण का इतिहास अत्यंत रोचक ढंग से लिखा है। वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता भी माना जाता है, इस वजह से इसको इतिहास का पिता कहते हैं। वह विदेशी था, एथेंस में आकर के बस गया। उसने फारस यूनान के युद्धों का वृतांत, यूनान के आसपास रहने वाली जातियों का इतिहास सब कुछ अपनी पुस्तक में बयां किया है। अगला प्रश्न है असुरबनिपाल कौन था? असुरबनिपाल के बारे में बताएं। देखें असुरबनिपाल प्रश्न आ सकता है। देखिए सारगन द्वितीय के उत्तराधिकारी में असुरबनिपाल, यानी कि सारगन द्वितीय के बाद में असुरबनिपाल गद्दी पर बैठा। 669 ईसा पूर्व से लेकर के 633 ईसा पूर्व के आसपास ये एक प्रकार से रहा। आपको बता दूं कि मतलब कि जो है एक महान विजेता और एक सफल शासक सिद्ध हुआ ये। उसने मिस्र को जीता, ठीक है, उसने अनेक युद्ध लड़े और अपनी क्रूरता के कारण से बदनाम भी हुआ। यद्यपि उसमें शालीनता की भी कमी नहीं थी, शालीन भी था और लेकिन क्रूर भी था। उसके समय में असीरिया की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, यानी असीरिया का शासक था, मिस्र पर आक्रमण करके मिस्र को जीत भी लिया था। परंतु उसके बाद विदेशी आक्रमणों के कारण असीरिया का तेजी से पतन भी हो गया, क्योंकि एक प्रकार से बड़ा क्रूर और निर्दयी था। इसके बाद में आप देखते हैं असीरियन सभ्यता अपने जो है पतन की ओर आगे बढ़ी, क्योंकि सबसे दुश्मनी लेकर के चला गया, लेकिन बाद के जो शासक थे उनको संभाल नहीं पाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है हम्बुराबी। हम्बुराबी एक विधि संहिता का निर्माण करता है जो बड़ी फेमस है, एक कानून बनाता है। हम्बुराबी बड़ा फेमस व्यक्ति है। एमोराइट वंश का 6ठा शासक था हम्बुराबी। उसने लगभग 42 वर्षों में 2100 छोड़े इसको, ईसा पूर्व भी छोड़ दे, 42 वर्षों तक शासन किया। वह अपने युग का एक महान विजेता था। उसने अपने पराक्रम और सैन्य बल से मेसोपोटामिया का एकीकरण किया, और उसके बाद उसने एलम तथा असीरिया के शक्तिशाली राज्यों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह एक कुशल शासक और संगठनकर्ता भी था। यह यानी असीरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक बहुत फेमस शासक है हम्बुराबी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समय है 2123 ईसा पूर्व से लेकर के 2081 ईसा पूर्व का ये शासक माना जाता है। लगभग आज से लगभग 4000 साल पहले आप मान सकते हैं, ठीक है, चूँकि ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 2123 वर्ष पहले, ठीक है। विधि संहिता भी इसकी बड़ी फेमस है। अगला प्रश्न चीन की दीवार के बारे में बताएं। चीन की उत्तर पश्चिम सीमा पर हुणों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए सी हुयांग टी ने एक दीवार बनवाई थी। सी हुयांग टी वहाँ के शासक। यह 1500 मील लंबी है, 20 फीट चौड़ी है और 22 फीट ऊंची थी। इसमें 20,000 गुंबदें, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकियाँ बनाई गई हैं। यह दीवार 10 वर्ष में बनकर के तैयार हुई थी।
इस पर अंकित शब्द इस प्रकार है, लिखा है कि स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। स्वर्ग के नीचे सैनिक की सबसे बड़ी रोक चीन की दीवार है। आजकल आप देखिए चंद्रमा से आप देखते हो चीन की दीवार दिखाई पड़ती पृथ्वी की। लाओ त्से कौन था? लाओ त्से, प्रश्न बढ़िया। लाओ त्से के बारे में बताएं। देखिए जनश्रुति के अनुसार उसका जन्म लाओ त्से का 406 ईसा पूर्व में चीन के हुआन प्रांत में हुआ था। निर्धन परिवार में जन्म हुआ था। लाओ त्से की विचारधारा चीन के प्राचीन ग्रंथों में खास करके यी चियान नाम का एक ग्रंथ है वहाँ पर, और यू चीन नाम का ग्रंथ है, इस पर आधारित है। उसके उपदेश मूल का सार था कि प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलो, यानी प्राकृतिक अवस्था जो उसी की ओर लौट चलो, ज़्यादा इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है। वह सभ्यता की कृत्रिमताओं से दूर हट करके आनंद प्राप्ति का समर्थक था। ठीक है, लाओ त्से। उसने चीनी लोगों को बिना किसी झिझक के नियति के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने को कहा कि जो प्रकृति ने स्थापित किया है मार्ग, इससे हट करके नहीं चलना है, इसी के मार्ग पर चलना है ताकि आप जो है लंबे समय तक चल पाएँ। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है दुंगी कौन था? देखिए सुमेरियन सभ्यता, सुमेरिया का अपना संपूर्ण प्रशासन विधि सम्मत था, यानी कानून के अकॉर्डिंग था। सुमेरिया की अपनी विधि संहिता भी थी जो परंपराओं, आचार विचारों, रीति रिवाजों पर डिपेंड थी, आधारित थी। प्रारंभ में ऐसे ही बिखरे हुए और स्थानीय आधार पर थे, ये सब फैले हुए थे, किंतु जब विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है सुमेरिया में, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो अलग अलग नगर राज्यों के रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता के कारण से कठिनाइयां सामने आने लगीं। सर्वप्रथम दुंगी नाम का एक व्यक्ति है, इसने इनका संहत और संकलन किया, इसको इकट्ठा किया और इसको प्रकाशित करवाया। सर्वमान्य विधि संहिता का स्वरूप प्रदान किया, वो था दुंगी। दुंगी सुमेरियन सभ्यता से रिलेटेड है, जिसने एक प्रकार से एक विधि संहिता का निर्माण किया। ऐसे ही हम्बुराबी भी था। ठीक है, आगे देखिए मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएं। देखिए मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जिसे 1918 ईस्वी में इराक की संज्ञा दी जाती है, यानी इराक में सभ्यता का विकास हुआ। दक्षिण पश्चिम एशिया का दजला फरात, दजला और फरात एक जो है नदी है, इन्हीं के बीच में एक प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ। इसी वजह से इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा, दो नदियों के बीच का इलाका। उसकी सहायक नदियों के द्वारा सिंचित भूक्षेत्र है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द दो नदियों के मध्य के प्रदेश से अभिप्रेत है, जिसमें दजला और फरात नदियों की संपूर्ण घाटी समाविष्ट है। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के मेसास शब्द से एवं पोटामस, मेसास और पोटामस दोनों के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, मेसास का मतलब होता है मध्य और पोटामस का मतलब होता है नदी या नदियों के बीच, यानी दो नदियों के बीच का इलाका ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, दजला फरात की घाटी अर्थात मेसोपोटामिया के भूक्षेत्र में क्रमशः 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। अब मेसोपोटामिया जो असेरियन, बेबीलोनियन सभ्यता आप सुनते हैं, सब मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ये सब आप पढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता और कैल्डिया सभ्यता, ये 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। ये 4 सभ्यताएं अलग अलग भी आप जानते थे, लेकिन ये चारों सभ्यताएं एक ही सभ्यता के अंग हैं, वो है मेसोपोटामिया। ये चारों वस्तुतः एक ही सभ्यता के विभिन्न रूप हैं, किंतु सुमेरियन सभ्यता के द्वारा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रतिनिधित्व अधिक सीमा तक होता है। यानी कि अगर सुमेरियन सभ्यता आप पढ़ते हैं तो जान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता आप पढ़े। जैसे कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदाड़ो, इन दोनों को अगर पढ़ लें तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जान जाएंगे। तो ऐसे ही सुमेरियन सभ्यता पढ़ेंगे तो आप जान लीजिए मेसोपोटामिया के बारे में आप जान रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भैया जो परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न आ चुका, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार आती रहती हैं। प्रश्न, धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत हैं, टिप्पणी कीजिए। यानी धर्म के जो साहित्य हैं, धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उससे हमको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये बताएं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत धार्मिक साहित्य ही है। जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, इनसे पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी हमको मिलती है। वेदों के बाद में फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो भी एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद में उपनिषद आते हैं, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। तो इनसे कुछ ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। राजा परीक्षित से लेकर के बिंबिसार के पूर्व तक की जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों से हमको मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जिसमें 100 अध्याय हैं, उससे हमें पश्चिमोत्तर भारत जैसे गंधार, शल्य, कैकय और अन्य स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह प्राच्य देशों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। सूत्र साहित्य से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
सूत्रों के 3 विभाग होते हैं बेटा, एक है कल्प सूत्र, एक है गृह सूत्र और एक है धर्म सूत्र। गृह सूत्र से हमको पर्याप्त सामाजिक जानकारी मिलती है। गृह सूत्रों में बेसिकली घर के नियम कायदे, समाज के उठने बैठने के तौर तरीके, समाज के नियम कायदे लिखे हैं। तो गृह सूत्रों से हमें पर्याप्त सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। धर्म सूत्रों से सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनसे ऐतिहासिक जानकारी हमको मिलती है, सामाजिक जानकारी सब कुछ मिलती है। ठीक है, तो महाकाव्य में रामायण महाभारत, रामायण लिखा है वाल्मीकि ने और महाभारत को लिखा है महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी ऐतिहासिक और सामाजिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। कौटिल्य की जो रचना है, जो है क्या नाम है, अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे, अर्थशास्त्र से हमें तत्कालीन भारत की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य, इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम जो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना है, एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और यवन युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, जिससे नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, नंद वंश का विनाश कैसे हुआ पूरी जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी के महाकवि हुए हैं बाण भट्ट, उनके द्वारा रचना हर्षचरित जो लिखी गई है, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है। ऐसे ही कादम्बरी जो है कामंदकी नीतिशास्त्र विक्रमांक देव चरित्र से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। विक्रमांक देव चरित्र जिसके जो लेखक है जयानक है, उससे चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। कल्हड़ नाम के एक विद्वान है कश्मीर के, उनकी रचना है राज तरंगड़ी, उससे हमको कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में, ललितादित्य मुक्तापीठ वगैरह के बारे में बेसिक जानकारी मिलती है। ठीक है, प्राकृत भाषा में वाकपति राज के द्वारा रचित ग्रंथ जो है गौडवहो CSO बर्मन की दिग्विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित रचना पृथ्वीराज रासो से पूरे चौहान वंश के बारे में जानकारी, बेसिकली पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हेमचंद की रचना है कुमार चरित्र, आनंद भट्ट के द्वारा रचित बल्लाल चरित्र, इन सभी ग्रंथों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो ये सब साहित्यिक स्रोत हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा रखा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ऐतिहासिक सामाजिक साहित्य से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी पर एक टिप्पणी लिखिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग भैया। प्रश्न है, ओसिरिस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मिस्र वासियों के धार्मिक जीवन में ओसिरिस आख्यान है एक, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मान्यता के अनुसार ओसिरिस जो है पृथ्वी पर सूर्य देवता एमन रे का प्रथम प्रतिनिधि शासक हुआ करता था। तो ओसिरिस नाम का एक शासक था जो पृथ्वी पर रहता था। ठीक है, जो पृथ्वी पर सूर्य देवता जिसको असीरियन सभ्यता में एमन रे कहते हैं। तो एमन रे सूर्य देवता के को ही एमन रे कहते हैं। वहाँ पर इनका प्रथम प्रतिनिधि शासक था। वह एक सदाचारी और नेक राजा था जिसके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी और समृद्ध थी। उसकी बहन तथा पत्नी आइसिस थी जो शासन के कार्य में उसकी सहायता किया करती थी। ओसिरिस के दुष्ट माई सेत ने उसे धोखे से मार डाला। मतलब कि उसकी ओसिरिस का भाई जो था उसका नाम था सेत, उसके भाई सेत ने उसे धोखे से मार डाला, किंतु उसकी पत्नी आइसिस ने मंत्र शक्ति से उसके मृत शरीर को दोबारा से भी जीवित कर दिया। आइसिस बड़ी एक प्रकार से मतलब कि मंत्र वगैरह जानती थी और वो मतलब कि उसको जीवित कर देती है। इसके बाद वह पाताल लोक का राजा बन गया। ओसिरिस के पुनः जीवित हो जाने पर आइसिस से उसे होरूस नामक पुत्र पैदा हुआ। बड़ा होने पर सेत को पराजित कर उसने अपने पिता का पराजय का बदला ले लिया। यानी कि जब ये पाताल के राजा बन जाते हैं उसके बाद में इसका पुत्र होता है होरूस नाम का, बड़ा प्रतापी शासक था। उस होरूस ने अपने चाचा सेत को मारा और अपने पिता की बदला ली। सेत ने देवताओं की अदालत में आवेदन किया, किंतु वहां निर्णय होरूस के ही पक्ष में रहा। जब सेत ने मतलब कि उसको पराजित किया और जब पराजित हुआ तो सेत जाकर के देवताओं की अदालत में जाता है कि भाई हमको इसने पराजित कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, उसने बताया कि आपने इसके भाई को मारा था, अपने भाई को मार करके गद्दी पर बैठे हैं, तो आपको मारा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी जो है होरूस ही है, होरूस को राज मिल जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। ओसिरिस आख्यान बेसिकली ये जो है मिस्र में सामाजिक लोकप्रिय था।
उसकी मृत्यु तथा पुनः जीवन का समीकरण नील नदी के समर्पण तथा पुनः बाढ़ के साथ किया जाता है। कथा की लोकप्रियता का कारण नील नदी की महत्ता भी थी। साथ ही साथ मिस्रवासी इसे मृत्यु पर जीवन की अत्यंत असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय प्रतीक मानते थे उस ओसिरस आख्यान को। ठीक है, इस आख्यान ने मिस्रियों के जीवन में सत्यवादिता, न्याय, प्रेम आदि का संचार किया। वे यह मान लिए कि ओसिरस के समान सत्य और न्याय पर चल करके कोई भी व्यक्ति जीवन के कठिन संकटों से छुटकारा पा सकता है। तो जिस तरीके से ओसिरस जो एक सत्यनिष्ठ राजा था, उसको उसके भाई ने मार दिया छल से, तो छल कुछ दिनों के लिए एक प्रकार से अच्छा लगेगा। बुराई के मार्ग से अगर आप धन कमाएंगे तो कुछ दिन अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बेटा जब आपका जो आपने कमाया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, और आप एक प्रकार से कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। आगे, मिस्रवासियों की कला के प्रति कैसी रुचि थी? मिस्रवासियों में कला के प्रति बड़ी ज़बरदस्त रुचि थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले चीज़ों को जानते हैं। तो मिस्रवासियों के बारे में बताएं। देखिए, मिस्रवासियों की कला के प्रति कैसी रुचि थी? भी ठीक ठाक रुचि थी, कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले वास्तुकला देखेंगे, फिर उसके बाद मूर्ति कला देखेंगे। वास्तु माने घर वर बनाने की कला कैसी थी, स्ट्रक्चर मंदिर वगैरह कैसे, ठीक है, और मूर्ति मतलब मूर्ति कैसे बनाते थे। तो मिस्र के निवासियों को वास्तुकला का प्रत्यक्ष ज्ञान उनके द्वारा बनाए गए पिरामिडों में देखने को मिलता है। यानी मिस्रवासी जो पिरामिड बनाते हैं वो कला का एक अत्यंत और अनुपम अनूठा एक प्रकार से उल्लेख है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन पिरामिडों का निर्माण राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने के कारण से राज्यों के द्वारा जनता को कार्य में लगवाने के लिए करवाया गया था। यानी कुछ लोग मानते हैं कि राज्य में अकाल मतलब कि राज्य में एक प्रकार से कुछ कमी पड़ी या कुछ जनता में पैसा नहीं था, तो जनता को पैसा देने के लिए उनको कार्य में लगाना था, तो ऐसे चीज चलो कुछ नहीं काम है तो पिरामिड ही बना डालो इस वजह से। लेकिन ये मत बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत होता। वास्तव में पिरामिडों की रचना राजा और फाराओं की अनश्वरता और गौरव को व्यक्त करने के लिए किया गया था। अपने इस उद्देश्य से मिस्रवासी अवश्य ही सफल रहे। मिस्र के पिरामिड संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आज भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मिस्र की कला का वास्तुकला का एक नमूना है, क्या, जो पिरामिड उनके हैं। दूसरा होता है बेटा मूर्ति कला उनकी। पिरामिड युग में पाषाण और धातु दोनों ही प्रकार की मूर्तियां आपको मिलेंगी, यानी पाषाण की यानी पत्थर की और धातुओं की तमाम सारी मूर्तियां आपको मिस्र काल में मिलेंगी। अनेक रिलीफ चित्र भी बने हैं, अनेक रिलीफ चित्र भी बनाए गए हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में विशालता यानी बड़ी मूर्तियां, सुदृढ़ता यानी कि मजबूत, और रूढ़िवादिता के दर्शन होते हैं यानी पुरानी परंपराओं को उसमें दिखाया गया है। राजाओं की मूर्तियां अधिकतर बैठी हुई मुद्रा में दिखाई गई हैं। इन बैठी हुई मूर्तियों में खेफे और हैमे सेतु की मूर्तियां जो क्रमशः काहिर हुई बनाई गई हैं। इन बैठी हुई मूर्तियों में खेफे और हैमे सेतु की मूर्तियां जो क्रमशः काहिर और लेब्रे संग्रहालयों में आपको रखी हुई मिलेंगी, विशेष प्रसिद्ध रही हैं। खड़ी मुद्रा में मूर्तियों में से रानोफर पुजारी की एक मूर्ति का उल्लेख मिलता है जो कि मिस्र की सभ्यता में मिलता है। तो मिस्र के लोग न केवल वास्तुकला में प्रवीण थे बल्कि मूर्ति कला में भी ठीक ठाक जानकार थे। क्लियर, ये बात आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे बेटा। प्रश्न आ चुका, चीन की सभ्यता के सामाजिक जीवन की विशेषताएं बताएं। देखिए, चीन का तत्कालीन समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें शासक वर्ग था पहला, दूसरा वर्ग था शासक वर्ग तो सबसे ऊंचा होता था, उससे नीचे बुद्धिजीवी वर्ग था, साहित्यकार वर्ग, व्यापारी वर्ग, फिर कारीगर, फिर किसान, फिर दास वर्ग। ठीक है, इस तरीके से ये कई वर्गों में बटा हुआ था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी और उस समय संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलित थी चाइना में। अगला प्रश्न आ चुका है, चीन की सभ्यता के काल यानी चीन सभ्यता के काल के व्यापार तथा उद्योग की स्थिति बताएं। यानी कि चीन की सभ्यता के समय में व्यापार और उद्योग की स्थिति बताएं। चीन में सबसे ज़्यादा विकसित रेशम का उद्योग था, यानी रेशम जो उद्देश्य है चीन में ज़्यादा होता है। पहले से भी आज भी व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होता था, यानी कि नदी के माध्यम से और स्थल के माध्यम से व्यापार होता था। चीन का व्यापार देखिए, चीन की सभ्यता से मिस्र को, मेसोपोटामिया, ईरान, भारत और रोमन, इन सभी सभ्यताओं को एक प्रकार से आयात निर्यात हुआ करते थे चीन के। चीन में सबसे ज़्यादा व्यापार रेशम का होता था। रेशम के अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन, कागज, लकड़ी, सोने चांदी के हाथ से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात यानी बेचा जाता था।
चीन के लोग सोने तथा चांदी को बाहर से आयात करते, बाहर से सोना चांदी मंगवाते थे, उनके फिर वस्त्र बनवाते थे या तमाम प्रकार की चीज़ें बनाते थे, फिर उसको बेचते थे। चीन के लोग कागज़ का निर्माण भी करते थे और उसको भी बेचते थे। ठीक है, तो चीन की एक प्रकार से ये उद्योग और व्यापार है कुछ, जो चीनी मिट्टी, कागज़ और बेसिकली तमाम प्रकार के हस्तकला से निर्मित चीज़ों के बारे में फेमस है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, चीन सभ्यता में कला को विकास पर मतलब कला के विकास पर टिप्पणी। चीन में कला का विकास कैसे हुआ? देखिए, तत्कालीन चीनी समाज के लोग मकान को बनाने के में लकड़ी का प्रयोग करते थे, चूना और पत्थर का प्रयोग करके घर वर बनाते थे। चीन के इतिहास में सर्वप्रथम जिस स्मारक का नाम आता है वह है चीन की दीवार। चीन की दीवार में विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। एक गीजा मतलब जो पिरामिड है वो, चीन की दीवार, ये सब 7 आश्चर्यों में से एक है। 2 आश्चर्य तो यही हो गई। इस दीवार का निर्माण हूणों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। ठीक है, यह बात किससे बचने के लिए बेटा? हूणों से बचने के लिए किया जाता था। चीन में बने हुए पैगोडा मंदिर विश्व की प्रसिद्धि मिली है। चीन की चित्रकला काफ़ी उन्नत और अद्वितीय थी, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी चीन की जो कला है वो एक प्रकार से बड़ी फेमस कलाओं में से एक मानी जाती है। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? यह बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस कला है। तो विश्व के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? तो विश्व के 7 आश्चर्यों में सबसे पहला तो आपका यही नाम हो गया जो चीन की दीवार है। दूसरा नाम आपका गीजा का पिरामिड हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक अपना ताजमहल है। ठीक है, 7 अजूबे कौन कौन से हैं? जैसे कि ताजमहल पहला अजूबा हो गया। दूसरा अजूबा आपका हो गया बेटा चीन की दीवार। इसके अलावा क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति, कोलोसियम, ठीक है, माचू पिच्चू, पेट्रा, ये तमाम प्रकार की चीचेन इटजा, ये सब एक प्रकार से क्या रहे हैं? ये सब जो है एक रहे हैं चीन मतलब कि 7 अजूबे में शामिल रहे हैं। ठीक, गीजा का पिरामिड हो गया, रोड्स का कोलोसस हो गया, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन हो गया, ओलंपिया के जीउस की मूर्ति हो गई, और इसके अलावा इफिसस में आर्टेमिस का मंदिर हो गया, हैलिका नार्सस में मकबरा और अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस, ये सब भी 7 अजूबे में आते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसमें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, चीन की सभ्यता में आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। चीन के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि यानी एग्रीकल्चर। यहाँ के लोग चावल, गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन, चाय की खेती किया करते थे। कृषि कार्य के अलावा चीन के लोग पशुपालन भी करते थे। ठीक है, पशुओं में भेड़ और सूअर का पालन भी यहाँ पर किया जाता था चीन की सभ्यता में। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? देखें, आज से कई हजार साल पहले एशिया महाद्वीप में एक सभ्यता का जन्म हुआ जो चीन की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यही सब बना करके लिखने मतलब ऐसे तो बना करके लिखा जाता है क्वेश्चन। यह सभ्यता होंगहो नदी, होंगहो नाम की एक नदी है जो चाइना में बहती है आज भी, इसी से होकर के यांग टीसी क्यांग, ये भी एक नदी है, इसकी घाटी तक फैली हुई है। होंगहो नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण से इसे चीन का शोक कहते हैं। तो होंगहो नदी में चीन में है, उसमें हमेशा बाढ़ आती है, तो इस वजह से उसको चीन का शोक कहते हैं। ऐसे ही बिहार का शोक कोसी नदी को, ठीक है, अलग अलग नदियाँ जो होती मतलब जो जिसमें हमेशा बाढ़ आती है, जो लोग एक मतलब की जो नदियाँ जन धन हानि खूब करती हैं, उसी को शोक कहा जाता है। और वरदान कहा जाता है जैसे कि नील नदी को। अगला प्रश्न, चीन की सभ्यता के आविष्कार तथा खोजों के बारे में बताएं। चीन की सभ्यता में छापे खाने का प्रयोग किया गया था। चीन की मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया गया पहले। रेशम का कपड़ा बनाना वहीं से शुरू किया गया। चीन में कागज़ का आविष्कार भी पहले हुआ। ताश के पत्ते चीन की सभ्यता की एक अनुपम देन भी हैं। इसके अलावा इनके अलावा जो है बारूद, भूकंप मापी यंत्र, दशमलव पद्धति वैसे तो भारत से आई, पाई का मान निकालने की पद्धति चीन में विकसित हुई थी। इस सभ्यता में कुतुबनुमा का आविष्कार भी आप देखते कई मानते कि यहीं पर, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से बताई हैं, बाकी इससे पहले भी लोगों में प्रचलित था यानी कि अलग अलग स्थानों पर। तो कुछ चीज़ों का पुष्टि हुई, कुछ चीज़ों की नहीं पुष्टि भी हुई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आर्यों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? देखिए, ऋग वैदिक काल समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था। तो ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था उसमें परिवार सबसे छोटी इकाई थी, परिवार का मुखिया पिता था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था
यानी जो व्यवसाय था उस पर आधारित थी, यानी वर्ण व्यवस्था पर व्यवसाय आधारित था। ब्राह्मण जो थे उनका काम फिट था कि भाई आपको अध्ययन करवाना है, अध्यापन करवाना है, क्षत्रियों को रक्षा करना है, वैश्य को व्यापार करना है और शूद्र को सेवा करना है, इन सभी की। ठीक है। ऋग्वेद में एक छात्र लिखता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी माता एक चक्की चलाती हैं। अर्थात एक राजा कर्म से पुरोहित हो सकता है, पुरोहित राजा बन सकता है। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। ठीक है। ऐसे यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों में अगर शूद्र के अंदर एक ब्राह्मण की योग्यता होती थी तो वह एक ब्राह्मण कहलाता था। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म मतलब ज्ञान देने वाला, तो वही ब्राह्मण बन सकता था जो ज्ञान होता था, जिसके पास जो ज्ञान देता था लोगों को, जो पढ़ाता था। अगर उसकी भुजाओं में बल होता था तो क्षत्रिय बन जाता था वही ब्राह्मण, शूद्र। ठीक है। अगर उसमें व्यापार करने की क्षमता है तो वैश्य बन जाता था। अगर ब्राह्मण के पुत्र में योग्यता नहीं है तो वो बाकियों की श्रेणी में आ जाता था। ये सब चीज़ें अपने कर्म के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बदली जा सकती थी। ये एक प्रकार से आर्य वैदिक समाज में, या आर्य कि जब पुराना समाज था, वैदिक समाज था, उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है। जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म जातो शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, वह अपने कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनता है। ठीक है। लेकिन इसका बीच में आकर के कुछ लोगों के द्वारा इसको अलग तरीके से बयां किया गया, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और धीरे धीरे करके वर्णों से जातियों का विकास हो गया और जातियां जो थीं वो अपना टाइटल रखने लगी। जो कर्म जिसके बप्पा करते थे वही वो कर्म करने लगी और एक जन्म पर आधारित धीरे धीरे व्यवस्था, ये जो कर्म पर आधारित थी ये जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख मिलता है। शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। घरेलू दास प्रथा का भी प्रचलन था। जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव उस समय विद्यमान नहीं था, बिल्कुल भी, यानी कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं था। ये जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त में मिलता है, इसमें आप देखते हैं क्या लिखा है कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीदः बाहुराजान्यः कृता उरुतदस्सदवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजयतः। यानी कि एक प्रकार से ब्राह्मण मुखमंडल से उत्पन्न हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, यहाँ से यानी जंघों के आसपास से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब ये एक प्रकार से अपने अपने हिसाब से सब लोग कर्म के अकॉर्डिंग बनते चले गए। ठीक है। तो प्रारंभ में सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस तरीके से आप देखते हैं चीज़ें हुई। ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी, सम्माननीय थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ काल में भाग लेती थीं, दान दिया करती थी पति के साथ। पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, घूंघट नहीं करना रहता था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा नाम की स्त्री, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वास, ऐसी तमाम प्रकार की जो विद्वान महिलाएं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बहुत आगे तक गईं। ठीक है। सामान्यतः बाल विवाह और बहुविवाह का प्रचलन भी यहाँ पर नहीं था, यानी कि जो है बहुविवाह और बाल विवाह ये नहीं था। ठीक है। विवाह की आयु लगभग 16 से 17 साल के उम्र में कर दी जाती थी। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह की संभावना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, कहीं कहीं पर हुआ है, विधवाओं का विवाह हुआ है। सती प्रथा करके बाद में शुरू हुई। विधवाओं का विवाह, अंतरजातीय विवाह, दूसरी जात में पुनर्विवाह की व्यवस्था भी आपको ऋग्वेद में कहीं कहीं पर मिल जाएगा। बहुत रेयर केस में होता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहते थे, यानी ऐसी लड़कियां जो कि एक प्रकार से जीवन भर शादी नहीं करती थी उनको अमाजू कहते थे। ऋग्वेद में बिस्पला नाम की एक महिला का उल्लेख मिलता है एक योद्धा के रूप में, यानी कि महिलाएं उस समय योद्धा भी हुआ करती थी। ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें, यानी कई प्रकार की महिलाओं का उल्लेख मिलता है। महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक उस समय थी। ठीक है। आर्य समाज में या ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के सामाजिक जीवन का उल्लेख कीजिए। देखिए, ऋग्वैदिक समाज की मूलभूत इकाई परिवार हुआ करती थी। यह पिता प्रधान समाज था और विवाह की परंपरा यहाँ पर प्रचलित थी। एक पत्नी व्रत धर्म था, परंतु श्रेष्ठीजन कभी कभी अनेक पत्नियां भी रखते थे। यानी कि वैसे तो पत्नियां जो थीं वो एक ही हुआ करते थे एक पुरुष के, लेकिन जो बड़े विद्वान होते थे या जो एक प्रकार से राजा महाराजा हुआ करते थे वो 2 पत्नियां भी रख सकते थे, 3 रख सकते थे। बालिग होने पर शादियाँ होती थी, यानी जब एक प्रकार से जानकार हो जाती थी महिलाएं या लड़के तभी शादी होती थी। विवाह के बाद पति पत्नी के घर में जाती थी, मतलब पत्नी पति के घर में जाती थी और परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे विश कहते थे। यानी परिवार छोटा हिस्सा, कई परिवार मिलकर के एक विश बनते थे जिसको वंश कहते थे। एक से अधिक वंश जब मिल जाते थे बेटा तो उससे जन का निर्माण होता था, और या जन या फिर जाति कहते थे। कई जन या कई जातियाँ मिल करके एक बड़ी सामाजिक इकाई बनाती थी।
एक वंश के लोग परस्पर रक्त संबंधों से जुड़े रहते थे। किसी जाति के सदस्य बनने का आधार उस जाति में जन्म लेना था, ना कि किसी विशेष क्षेत्र में निवास होने से। यानी अगर आपके पिताजी के पीछे टाइटल जो लगा है, अगर आप उनके घर में पैदा होंगे तभी आपको मिलेगा। इस तरह भरत जाति के लोगों को भारत कहा जाता था। इसमें किसी प्रकार के क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं थी। ऋग वैदिक समाज की अगर बात की बेटा, तो समाज बहुत ही साधारण था। आमतौर पर सामंतवादी समाज हुआ करता था, मतलब समतावादी समाज यानी समानतावादी समाज था। कोई भेदभाव नहीं था। इसमें किसी प्रकार का जातीय वर्गीकरण भी बिल्कुल नहीं था। व्यवसाय जन्म पर आधारित नहीं थे, यहाँ पर व्यवसाय कर्म पर आधारित थे, बल्कि परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय करते थे। परंतु उस काल में कुछ भिन्नताएं अवश्य मौजूद थीं। आर्यों और अनार्यों में वर्ण या रंग भिन्नता का आधार था। आर्य लोग थोड़े गोरे थे, अनार्य लोग थोड़े काले थे। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति। आर्य लोग गौर वर्ण के थे, जबकि गैर आर्य जो थे यानी अनार्य जिसको कहते हैं वो देशज लोग सांवले हुआ करते थे। जैसे दक्षिण भारत के लोग कुछ सांवले हैं, उत्तर भारत के लोग गोरे हैं। चूंकि उत्तर भारत के लोगों को आर्य कहा गया। आर्य बेसिकली कुछ लोग बताते विदेशों से भी आए हैं। ठीक है, अलग अलग बातें हैं, अलग भाषा का प्रयोग करते थे। अतः ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। यहाँ दास शब्द का उपयोग उस समूह के लोगों के लिए किया गया है जो ऋग्वैदिक लोगों से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। ठीक है, जिनका वर्ण अलग हुआ करता था वो दास वर्ग के कहलाए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है, रामायण कालीन प्रमुख नगरों और नदियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, रामायण काल में प्रमुख नगर में खास करके कई सारे नगर हैं, जैसे कि अयोध्या का उल्लेख मिलता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मेरे घर से मुश्किल से 20 किलोमीटर पड़ता है अयोध्या राम जन्मभूमि। ठीक है, तो मैं तो गया हूँ, 2-3 बार जा चुका हूँ लगभग में। और पहले हनुमानगढ़ी वहाँ पर मतलब कि हनुमानगढ़ी जाया करते थे हम लोग। हमारे पिताजी साइकिल लेकर के हर मंगलवार को जाते थे। आज भी हमारे यहाँ मंगलवार को सुंदरकांड होता है घर पे। तो अयोध्या ज़्यादा दूर नहीं, बगल में है, तुरंत मतलब कि निकल जाओ घूमो टहलो, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ठीक है, तो अयोध्या को रामायण काल में अयोध्या को कौशल साम्राज्य की राजधानी कहते थे। राज्य का जन्म अयोध्या में मतलब राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। नारायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी। राम जी का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 12 जनवरी मतलब कि 22 जनवरी 2024 को अभी भगवान राम श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह धार्मिक आस्था का पावन केंद्र बन चुका है। पहले भी था। अयोध्या धाम पर्यटन का पावन स्थल बन गया है। आप अयोध्या में आकर के देखेंगे, सबसे भव्य नज़ारा आपको दिखेगा। अगला जो है प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। प्रयाग वह जगह है जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 साल के वनवास के लिए अपने राज्य से जाते हुए पहली बार विश्राम किया था। वो स्थान है प्रयागराज। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्थान का जिक्र पवित्र पुराणों में, रामायण में, महाभारत में सभी जगहों पर आपको मिलेगा। यहाँ आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। आप देखेंगे आपकी बार जो कुंभ मेला लगने वाला है वहाँ पंडाल सजने लगे हैं, बहुत बड़ा मेला लगेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो वहीं पर लगता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाओ, चित्रकूट। चित्रकूट इसके बाद में राम जी होते चित्रकूट गए थे। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 साल चित्रकूट में ही बिताए थे। यहीं पर भरत ने अपने भाई राम को अयोध्या अपने घर वापस लौटने का अनुरोध किया था और राजा दशरथ के देहांत की सूचना भी दी थी। चित्रकूट में आज श्री भगवान राम और सीता के कई पदचिन्ह आपको मिलेंगे। वर्तमान में यह जगह आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है चित्रकूट। यहाँ आज के समय में भगवान राम के कई मंदिर आपको मिलेंगे। यहाँ पर श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आया जाया करते हैं। ठीक है, चौथा स्थान है बड़ा फेमस जो कि रामायण काल का, जनकपुर। जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान है और यहीं राम और सीता जी का विवाह भी हुआ था। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि भाई जनकपुर, मिथिला, ये सब बड़ा फेमस माता सीता का जन्म। आज भी भक्त उस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं, जहाँ से सिंदूर लेकर के आज जाते हैं, जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मतलब माना जाता है कि भाई वो जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है जहाँ पर ऐसे सिंदूर लग जाते हैं। मान्यता यह है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। जब लग गंग जमुन जलधारा तब लग अचल अब यही बात तुम्हारा, इस प्रकार की धारणा लो करके महिलाएं अपने मांग में सिंदूर रखती हैं। ठीक है, वर्तमान में यह भारत नेपाल बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर आगे नेपाल में यह जगह स्थित है। जनकपुर यानी जनकपुर जो है बेसिकली नेपाल में स्थित है।
रामायणकालीन प्रमुख नदियों में अगर देखें तो ये प्रमुख स्थल हो गए, ठीक है, जनकपुर, प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट, ठीक है। अब नदियों के बारे में पूछा गया था, नदियाँ कई सारे हैं। नदियों के बारे में अगर बात किया है तो सरयू नदी सबसे पहले जो अयोध्या में पड़ती है। मैं तो कई बार इस नदी में नहाया हूँ, झमक झमक करके नहाया हूँ, कूद कूद के नहाया हूँ, तैरा भी हूँ इस नदी में, मुझे तैरना आता। गंगा नदी में भी मैं डुबकी लगा चुका हूँ, सरयू नदी में और भी 2-3 नदियों में शायद जा चुका हूँ। सरयू नदी, भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की मानस पुत्री कही जाती है सरयू नदी। उनको धरती पर लाने का श्रम महर्षि वशिष्ठ को जाता है, मतलब कि श्रेय। इस नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, जहाँ पर भगवान राम जल में गए थे, ठीक, गुप्तार घाट वो सब बना हुआ है। आप देखें यहाँ पर भी घाट है, आरती होती, बड़ी फेमस सरयू नदी है। इसके अलावा दूसरी नदी थी तमसा नदी। यह नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने नाव से नदी पार किया था। यह घाट आज भी रामचौरा नाम से प्रख्यात है। तीसरी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है और उत्तरी भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथी इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी थे। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय उनको जाता है। राम जी ने पहली बार अपने पूर्वजों को पारंपरिक तर्पण इसी जल से किया था, यानी कि चूँकि इसी जल से जो पारंपरिक तर्पण होता था, क्योंकि जितने भी पूर्वज थे राम जी के, वो सारे के सारे पूर्वज जो थे वो प्रेत योनि में थे। तो भागीरथी ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का वो प्रण लिया था, मतलब पूरे राजाओं ने लिया लेकिन भागीरथी ने लेकर के आया था, ठीक है। उसके बाद में कि जटाट भी गलत, जटाओं से निकली गंगा जी, कैसे? जटाट भी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, मतलब इस तरीके से प्रवाह आकर के गिरा उस धरती पर। हाँ, वहाँ गंगा नदी जब स्वर्ग से चलती हैं तो उनके भगवान शंकर का जटाएं हो खोलते हैं, भगवान कहते जटाओं में समेट लेंगे गंगा नदी को। अब गंगा नदी गिरती है, पूरे जटा खोल देते हैं। जटा जूट और बाहु विशाला, नेत्र लाल, भ्रुकुटी विकराला, भगवान शंकर की जो है एकदम से जटाओं में गंगा माता समाहित हो जाती हैं। कैसे? जटाट भी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले ओलम विलंबिताम, गले में एक प्रकार से बड़े बड़े भुजंग माल, वो सर्प लपटे हुए हैं। गले ओलम विलंबिताम भुजंग तंग मालिकाम डमट डमट डमन नाट बड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुना शिवासम। कैसे? कि जटा कटाह संभ्रमम निलिप लिप निर्झरी और बिलोल बच्च बिल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धुगत दज्जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। इस तरीके से आप देखिए, यानी कहीं ना कहीं पे जो भगवान शंकर ने जटाओं में उसको लिया, उसके बाद में फिर छोड़ दिया वहीं से। गंगोत्री ग्लेशियर से आज भी गंगा नदी कई धाराओं में आपको देखने को मिलती है। अगली आप गंगा नदी हो गई, तो ये गंगा नदी हो गई। आगे देखते हैं बेटा मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी यस्तोध्यार सर्वपापहरम शुभम तदितम कल्पितम देवानाम उत्तर पोषणम समर्पय। मंदाकिनी नदी बड़ी पवित्र नदी, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी नदी जो बुंदेलखंड में स्थित है। इस ऋषि अत्रि की प्यास बुझाने के लिए, ऋषि अत्रि थे, उनकी प्यास बुझाने के लिए अनुसुईया ने प्रकट किया था इसको। अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके जो ऋषि थे, उनके पति अत्रि देव, अत्रि मुनि, उनको एक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए आप देखते हैं तो इंद्र वगैरह तमाम देवी देवता आए थे, जिनके जो है परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने एक प्रकार से उस बीहड़ एरिया में, बुंदेलखंड वाले एरिया में जल निकाला था। जल बहुत सारे लोगों ने लेकर के आया कि जो है जल ले लो और ये कर लो, मतलब कि तमाम परीक्षा ली सती अनुसुईया की कि ठीक है कि उनका सती व्रत भंग हो जाए, लेकिन उन्होंने कोई एक भी नहीं सुनी और अपनी जंघा से या कहीं से, मतलब उन्होंने काटा था, कुछ काट दिया था उनको, मतलब काटना था कि भाई अगर तुम ये काटोगी तो यहाँ से निकलेगा, तो उन्होंने अपना शरीर भी काट दिया था, ठीक है। और सती अनुसुईया के यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना करके खिलाई थी। सती अनुसुईया वही थी, उन्हीं के, तो उन्होंने प्रकट किया। भगवान श्री राम ने वनवास का जो एक प्रकार से अधिकांश समय है मंदाकिनी के किनारे व्यतीत किया। तुलसीदास ने इसी नदी की बूंदों से बनी स्याही से पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लिखा था। यानी मंदाकिनी नदी का जो पानी है, इसी पानी को एक प्रकार से स्याही में डालते थे तुलसीदास जी महाराज, और उससे रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना लिखी है मंदाकिनी नदी की स्याही से। गोदावरी नदी, रामायण के अरण्य कांड में, अरण्य कांड जंगल, अरण्य माने जंगल, जंगल कांड जो होता है, पहला कांड कौन सा है आपका? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका, फिर उत्तर। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यही वह स्थान है जहाँ पर जो है सीता जी का हरण हुआ था। ये गोदावरी नदी के तट पर ही हुआ था, ठीक है। अरण्य कांड में आप देखेंगे इस नदी के तट पर बना हुआ था पंचवटी जो था, वहीं से, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न अगला आ चुका है, प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों की घाटियों में क्यों ही फली फूली, अथवा प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के उदय में नदी घाटियों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। देखिए कई सारे कारण रहे हैं इसके,
इसको मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आएंगे। कांस्ययुगीन विश्व के अनेक भागों में अनेक प्रकार की संस्कृतियों का उद्भव हुआ है और इन सभ्यताओं में समानता के साथ साथ कुछ भिन्नता भी दिखाई देती है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं का उद्भव लगभग नदियों के किनारे ही हुआ, यानी कोई भी घाटी ऐसी या कोई भी सभ्यता का विकास ऐसा नहीं कि जो नदी के किनारे ना हुआ हो। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, जिससे मानव प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित कर उन्नति के शिखर पर पहुंचा। उदाहरण के लिए अफ्रीका की नील नदी की घाटी में मिस्र नदी की सभ्यता का विकास हुआ। दजला और फरात नदियों के बीच की घाटी में सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ, जिसको आप मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, असीरियन की सभ्यता कहते हैं, ठीक है, या बेबीलोनियन की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा सभ्यता का, चीन की जो है सभ्यता होंगहो और यांग टीसी क्यांग के बीच में हुआ चीनी सभ्यता का विकास। इस तरीके से आप देखते सभी चीज़ भारत में लगभग 5000 वर्ष पूर्व इन नदी घाटी सभ्यताओं में के विकसित होने के कारण निम्नलिखित कई कारण रहे हैं। मतलब कई कारणों से नदियों में सभ्यताओं का विकास हुआ। पहला कारण जल की उपलब्धता। नदी किनारे होने के कारण से कृषि कार्यों, घरेलू कार्यों और पशुपालन हेतु जल की उपलब्धता होने के कारण से इन सभ्यताओं का विकास हुआ। दूसरी बात, उपजाऊ भूमि की उपलब्धता। नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी के कारण से कृषि का समुचित विकास हुआ और सभ्यताएं फली फूली, चूँकि नदी किनारे के जो एरिया होता है वो उपजाऊ हो जाता है। तीसरी बात, आवागमन के साधन। चूँकि नदियों में एक प्रकार से आप देखते हैं, आप नदियों में नाव डाल करके बढ़िया से निकल जा सकते हैं बहुत बिना किसी खर्चे के। आवागमन के साथ नदियों घाटियों में समतल भूमि की सुलभता तथा नदियों में पर्याप्त जल होने के कारण से जल और थल मार्ग आवागमन के रूप में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में आ सकता था। इसके अलावा आवासों का निर्माण। भवन बनाने हेतु नदियों के किनारे साधन सहजता से उपलब्ध हैं जाते हैं। इस कारण से मानव ने पहले कच्चे फिर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया यहीं पर। इस वजह से आप देखते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी वगैरह मिल जाती थी, जिससे ईंट बनाने में जो है एक आसानी मिलती है। इसके अलावा शासन का उदय। नदी घाटी सभ्यताओं में मनुष्य सामाजिक जीवन को भली प्रकार से चलाने के लिए राज्यों के साथ ही राजाओं का उद्भव भी राज्यों के साथ राजाओं का उद्भव भी शुरू हो गया। क्योंकि जब सभ्यता का विकास हुआ तो सभ्यता को चलाने के लिए एक राजा हुआ, एक नियम कायदे बनाए गए होंगे। इस तरीके से राज्यों का विकास हुआ, शासन का उदय हुआ, व्यापार का विकास भी हुआ। नगरों के उदय के साथ ग्रामों से उत्पन्न किया गया अन्न जो होता था, यानी कि जो खाद्यान्न पदार्थ होते थे, उनका अन्य सामान ग्रामों से नगरों की ओर, नगरों से राज्यों में आने लगा। इस प्रकार नए व्यापारिक मार्गों का उद्भव हुआ। नदियों की घाटियों में जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण से विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का उदय और विकास इस तरीके से हुआ। कुल मिलाकर के नदी घाटियों का एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा इसके उदय में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं? देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात, वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा, तो वहीं पर मेसोपोटामिया का उदय हुआ। मिस्र सभ्यता के समकक्ष तथा समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। दजला और फरात की घाटी में स्थित है, दोनों नदियों के बीच में। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है, आज के ईरान मतलब इराक में, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से मैंने तमाम सारी चीज़ों को बताया। ऐसे ही और भी आपको एक प्रकार से चीज़ें मिलेंगी और आपको सब्जेक्ट जैसे कि आप देखते हैं केवल इसी का नहीं, राजनीति विज्ञान का आपने तक कई मॉडल पेपर देखा होगा, उसमें देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने पूरा बता रखा है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे ही हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी सब्जेक्ट का मैं देता रहता हूँ। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को जुड़ें। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना तो 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में आपको कोर्स ज्वाइन करवा दिया जाएगा। मात्र नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है PDF मिल जाएगी, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सब कुछ आपको इसी में दे दिया जाएगा। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। सभी बच्चों के लिए एक प्रकार से पूर्ण रूप से वैध है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही मिलती है। धन्यवाद।